गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीएससी पार्ट सेकेंड भौतिक विज्ञान के प्रश्न पत्र इलेक्ट्रॉनिकी के पिछले कुछ क्लासेस में हमने डिस्टकारी रेक्टिफायर को स्टार्ट किया था। लास्ट लेक्चर के अंदर मैंने फुल वेव रेक्टिफायर पूर्ण तरंग डिस्टकारी के फर्स्ट वैरायटी सेंट्रल टेप रेक्टिफायर मीन्स जहां पर हमने एक ऐसा ट्रांसफार्मर काम में लिया था जो सेंट्रल टेप्ड है, वो फुल वेव रेक्टिफायर हमने डिस्कस किया था। आज इसी कंटिन्यूएशन के अंदर हम स्टार्ट कर रहे हैं ब्रिज रेक्टिफायर। जस्ट मैं आपको रिमाइंड कर दूं कि अभी तक हमने दो रेक्टिफायर की बात करी है। पहला था हाफ वेव रेक्टिफायर। हाफ वेव रेक्टिफायर को जब हमने डिस्कस किया तो हमने फाइंड आउट किया कि इसकी एफिशिएंसी मैक्सिमम 40.6% हो सकती है। पीक इनवर्स वोल्टेज पीक ऑफ द इनपुट यानी ईएम के इक्वल थी। रिपल फैक्टर बहुत ज़्यादा है, 1.21 है, यानी एसी कंपोनेंट बहुत ज़्यादा है, डीसी कंपोनेंट कम है। लेकिन उससे भी बड़ी बात एक चीज़ है कि यहाँ पर आउटपुट केवल हाफ वेव के लिए है, यानी फर्स्ट थर्ड फिफ्थ हाफ साइकिल में हमें आउटपुट मिलता है। यानी हाफ वेव रेक्टिफायर का बिल्कुल लिमिटेड यूज हो सकता है। नेक्स्ट हमने डिस्कस किया था फुल वेव रेक्टिफायर। बेसिकली जिसको हम फुल वेव रेक्टिफायर कह रहे हैं वो सेंट्रल टेप फुल वेव रेक्टिफायर था। इसके अंदर हमने देखा बहुत अच्छी बात है कि पूरी वेव के लिए हमें आउटपुट मिल रहा है। मीन्स कोई साइकिल ऐसा नहीं है जहाँ आउटपुट नहीं है। एफिशिएंसी मैक्सिमम 81.2% है, यानी हाफ वेव रेक्टिफायर से मोर देन डबल, सॉरी ऑलमोस्ट डबल है, थोड़ी सी कम हो सकती है। बट दो ही ड्रॉबैक थे। एक तो सेंट्रल टैप ट्रांसफार्मर हम वहाँ पे काम में ले रहे हैं, दूसरा हमारी उसकी प्रॉब्लम थी कि हमारे जितने वहाँ पे पीएन जंक्शन डायोड यूज करना है उन सब की पीआईवी 2EM होनी रिक्वायर्ड है। हम इसी सीक्वेंस में ब्रिज रेक्टिफायर स्टार्ट कर रहे हैं। ब्रिज रेक्टिफायर अपने आप में फुल वेव रेक्टिफायर है। नॉर्मली इसको फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर कहते हैं। ये फुल वेव सेंट्रल टेप रेक्टिफायर की दोनों ड्रॉबैक को ओवरकम करता है। देखिए यहाँ पे एक नॉर्मल ट्रांसफार्मर काम में लिया है, इसका मतलब ये सेंट्रल टेप्ड नहीं है। साइमल्टेनियसली मैं आपको ये भी बता दूं कि पीआईवी भी इसमें ईएम होती है, यानी फुल वेव रेक्टिफायर के दोनों डिसएडवांटेज यहाँ ओवरकम्ड है। अब हम अगर इसकी वर्किंग की बात करते हैं तो आप देखिए, पहले आपसे अगर मैं बात करूं, मेरा इनपुट कुछ इस तरह से, मान लीजिए सेकेंडरी में मेरा इनपुट इस तरह से आ रहा है, तो आप देखिए फर्स्ट हाफ साइकिल में बात करें तो से ये 0 और ये पॉजिटिव है। जब ये पॉजिटिव है तो करंट यहाँ से फ्लो करेगा फर्स्ट हाफ साइकिल में। फर्स्ट हाफ साइकिल में जब ये इस जंक्शन पे जाएगा, यहाँ दो वे हैं, एट द D1 की तरफ जाए और D4 की तरफ जाए। D4 आप देखिए नॉन कंडक्टिंग होगा क्योंकि N इज मोर पॉजिटिव। N इज मोर पॉजिटिव मीन्स ये D4 नॉन कंडक्टिंग है, उचालक हो जाएगा। तो इसलिए पूरी धारा हमारी D1 की तरफ फ्लो करेगी। D1 के बाद फ्लो करते जब इस पॉइंट पे आएगी, यहाँ अगेन उसके पास दो वे है, आइदर D2 की तरफ जाए या हमारे लोड रेजिस्टेंस की तरफ जाए। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि D2 अपने आप नॉन कंडक्टिंग स्टेज में है, और जब नॉन कंडक्टिंग स्टेज में है तो ये बहुत हाई रेजिस्टेंस, थ्योरेटिकली इनफाइनाइट रेजिस्टेंस का वर्क करेगा। इससे सारा करंट इस RL से होता हुआ इधर जाएगा और फिर दें इस D3 के थ्रू, जो कि अपने आप में कंडक्टिंग है, ये लूप को कंप्लीट कर लेगा। आप देख लीजिए, अगर मैं इनका नोमेनक्लेचर दे देता हूँ ABCD, तो लोड के अंदर जो करंट है वो करंट B to D गया है। यानी पहले हाफ साइकिल के अंदर मेरे को आउटपुट मिल रहा है, लेकिन इस समय कंडक्टिंग कौन कौन है? D1 और D3। D1 और D3 के कंडक्शन के कारण मुझे आउटपुट वही मिल रहा है जो इनपुट का है, यानी फर्स्ट हाफ साइकिल में D1 D3 के कंडक्शन के कारण आउटपुट मिल रहा है। नेक्स्ट हाफ साइकिल में देखते हैं। नेक्स्ट हाफ साइकिल के अंदर आप देखिए ये पॉजिटिव होगा, यानी इस टर्मिनल पॉजिटिव होगा। तो आप देखिए यहाँ से करंट सेकेंड हाफ साइकिल में, ये फर्स्ट हाफ साइकिल था, अब मैं सेकेंड हाफ साइकिल की बात करता हूँ। सेकेंड हाफ साइकिल में पॉइंट C पर करंट जो जाएगा वो थ्रू D3 जाएगा, जो कि ये इस वक्त कंडक्टिंग, सॉरी इस समय थ्रू D2 जाएगा क्योंकि ये इस समय कंडक्टिंग स्टेज में है, और D3 और D1 नॉन कंडक्टिंग स्टेज में। सेकेंड हाफ साइकिल में D1 और D3 नॉन कंडक्टिंग स्टेज में होंगे,
D2 और D4 कंडक्टिंग स्टेज में है, इसलिए धारा D2 से जाएगी और आप देखिए वापस लोड में जाएगी और फाइनली D4 होके साइकिल कंप्लीट होगा। मीन्स सेकेंड हाफ साइकिल के अंदर भी हमें आउटपुट, अब यह देखिए सेकेंड हाफ साइकिल में भी करंट वापस D2D ही जा रहा है, यानी सेकेंड हाफ साइकिल में आउटपुट अवेलेबल है, सेम डायरेक्शन में है, यानी इस समय आउटपुट मुझे मिलेगा D2 और D4 के कारण। सिमिलरली थर्ड और फोर्थ फेज की बात करें तो आप देख सकते हैं फर्क इतना सा है कि फुल वेव रेक्टिफायर जो सेंट्रल टेप था उसमें 2 डायोड काम में लिए थे या 4 डायोड काम में लिए। ये ब्रिज रेक्टिफायर है, सेतु डिस्टकारी है। यहाँ फर्स्ट हाफ साइकिल में D1 और D3 के कारण कंडक्शन हो रहा है, सेकेंड हाफ साइकिल में D2 और D4 के कारण हो रहा है। अगर हम जस्ट थ्योरेटिकल देखें तो ये फुल वेव रेक्टिफायर के इक्विवेलेंट है, फुल वेव रेक्टिफायर है, और जो सेंट्रल टेप ट्रांसफार्मर वाला फुल वेव रेक्टिफायर था लगभग वैसा ही आउटपुट हमें मिल रहा है। क्वालिटेटिवली फर्दर हम इसको डिस्कस करें उसके पहले इसकी वर्किंग को रिपीट कर दूं। फुल वेव रेक्टिफायर मीन्स फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर में हमने 4 डायोड्स काम में लिए जिनका एक ब्रिज बनाया है। फर्स्ट हाफ साइकिल में D1 D3 से कंडक्शन के कारण लोड का आउटपुट मिल रहा है, सेकेंड हाफ साइकिल में D2 एंड D4 के कंडक्शन के कारण आउटपुट मिल रहा है। आउटपुट सेम डायरेक्शन में है और मीन्स हमारे को पल्सेटिंग DC ही मिल रही है। मैं फर्दर एनालिसिस की बात करें और कोई चेंजेस नहीं है। चेंज सबसे बड़ा है कि यह सेंट्रल टेप ट्रांसफार्मर नहीं है। दूसरा अगर हम देखें क्योंकि इसकी पीक EM है तो हर डायोड का पीक भी EM ही होगा, इसका मतलब पीक इनवर्स वोल्टेज EM ही रहेगी। तो यहाँ हम ये कह सकते हैं कि फुल वेव रेक्टिफायर सेंट्रल टेप के मुकाबले ब्रिज रेक्टिफायर के 2 एडवांटेज हो गए। नॉर्मल ट्रांसफार्मर काम में ले रहे हैं सेंट्रल टेप की जगह। दूसरी बात, यहाँ पर जो डायोड का PIV है वो EM ही है, जबकि सेंट्रल टेप के अंदर 2M था। नॉर्मली यूनिवर्सिटी एग्जाम में कंपटीशन में कई बार इस तरह के क्वेश्चन आते हैं कि हमें ब्रिज और रेक्टिफायर और सेंट्रल टेप ट्रांसफार्मर में कंपैरिजन की बात आती है तो हमें ये दिखता है कि यहाँ ये 2 एडवांटेज है। अब अगर हम फर्दर एनालिसिस करेंगे तो हम फाइंड आउट करेंगे कि जो फुल वेव रेक्टिफायर का एनालिसिस था, क्योंकि आउटपुट वैसा ही आ रहा है और हमने वेव को लेके एनालाइज किया है तो लगभग सेम एनालिसिस आएगा। हमारे पास वही EDC आएगी फुल वेव रेक्टिफायर में आएगी, वही एफिशिएंसी आएगी, वही रिपल फैक्टर आएगा और वही वोल्टेज रेगुलेशन आएगा। बट हम इसको क्वालिटेटिवली जब डिस्कस करते हैं तो देखने की बात है कि यहाँ पर जो रेजिस्टेंस R है वो क्या है। R के अंदर डायोड का भी रेजिस्टेंस है और जितने इनपुट रेजिस्टेंस सर्किट के वो भी। हाफ वेव रेक्टिफायर में भी हमने R लिया था, फुल वेव में भी R लिया और ब्रिज में भी लिया। बट R में प्रैक्टिकली अगर हम सर्किट की बात करें तो आप देखिए ये ट्रांसफार्मर मान लीजिए इसका रेजिस्टेंस R ही है, तो हाफ वेव रेक्टिफायर में एक डायोड था तो डायोड का रेजिस्टेंस सिंगल है। फुल वेव में 2 डायोड थे यानी कंपैरेटिवली ये ज्यादा था, लेकिन ब्रिज रेक्टिफायर में यहाँ पर 4 डायोड है। 4 डायोड होने का मतलब है कि ये रेजिस्टेंस और ज्यादा हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे डायोड का रेजिस्टेंस 4 टाइम्स होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि नॉर्मली R ब्रिज रेक्टिफायर जो होता है वो सेंट्रल टेप फुल वेव रेक्टिफायर से जाता है और जो कि अपने आप में हाफ वेव रेक्टिफायर से जाता है। जब R ज्यादा है तो अगर हम R देखें तो जब यहाँ R ज्यादा है तो डेफिनेटली EDC कम होगी। इसका मतलब ब्रिज रेक्टिफायर में अंदर जो DC वोल्टेज है, DC करंट है वो लेस होगा और जब DC करंट लेस होगा तो प्रैक्टिकली जो रिपल फैक्टर है 0.48 से थोड़ा ज्यादा हो जाएगा। यानी रिपल फैक्टर इसका एक नॉर्मल सेंट्रल टेप फुल वेव रेक्टिफायर से थोड़ा सा ज्यादा होगा। उसी तरह अगर एफिशिएंसी की बात करें तो ये R इंक्रीज हो गया तो इसकी एफिशिएंसी थोड़ी सी लेस हो जाएगी। नेक्स्ट अगर वोल्टेज रेगुलेशन की बात करें तो अगेन यहाँ R देखिए रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट फुल वेव रेक्टिफायर से ज्यादा है, इसका मतलब वोल्टेज रेगुलेशन VR की वैल्यू ज्यादा होगी, मतलब लेस क्वालिटी का वोल्टेज रेगुलेशन होगा। इस तरह से अगर मैं ब्रिज रेक्टिफायर की बात करूं तो एडवांटेज ये है कि PIV EM है, सेंट्रल टेप यूज कर रहे हैं, इतने की जगह सिंपल ट्रांसफार्मर यूज कर रहे हैं। पर 3-4 ड्रॉबैक है। बहुत स्मॉल फैक्टर से रिपल फैक्टर इंक्रीज हुआ है, एफिशिएंसी सेंट्रल टेप से डिक्रीज हुई है, वोल्टेज रेगुलेशन उससे पुअर हुआ है। ओवरऑल दोनों के अपने अपने एडवांटेज हैं। प्रैक्टिकली हम दोनों तरह के फुल वेव रेक्टिफायर यूज करते हैं। ये यहाँ पर हमारा ब्रिज रेक्टिफायर कंप्लीट हुआ।
हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फोरियर एनालिसिस ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर एंड फुल वेव रेक्टिफायर। देखिए, हमने हाफ वेव फुल वेव रेक्टिफायर के बेसिक सर्किट्स, बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस किया है। फुल वेव में ब्रॉडली चाहे सेंट्रल टेप हो या ब्रिज रेक्टिफायर हो, सारे एनालिसिस ऑलमोस्ट कॉमन से हैं। फाइनल रिजल्ट में आर की वैल्यू वेरी करने के कारण हो सकता है थोड़े रिजल्ट वेरी करें, इसे हम कॉमन से एनालिसिस काम में लेते हैं। हम इसी सीक्वेंस में आज बात कर रहे हैं फोरियर एनालिसिस। आप मैथमेटिक्स में पढ़ते हैं कि जब भी किसी का एनालाइज किया जाता है कोई, तो वहाँ पर एक फोरियर एनालिसिस काम में लेते हैं। कोई फंक्शन है, उसकी पूरी फोरियर सीरीज बनती है। नॉर्मली फोरियर सीरीज को हम इस तरह से लिखते हैं कि एक कांस्टेंट टर्म है, एक साइन की टर्म्स है, एक कॉस की टर्म्स है। इनके अपने आप के इन पैरामीटर को डिफाइन किया जाता है। तो ए नॉट अपने आप में आप देखें 1/2 पाई 0 to 2 पाई IL B ओमेगा टी बेसिकली करंट की कंडीशन में डीसी करंट के इक्वल है। इसी तरह से हम IN डिफाइन करते हैं, BN डिफाइन करते हैं। मैं इस एनालिसिस को डीप में नहीं जा रहा। आप मैथमेटिक्स में फोरियर एनालिसिस करते हैं, अगर हम इस एनालिसिस में 0 to 2 पाई की वैल्यूज रखते जाएंगे और इंटीग्रेट करते जाएंगे तो हमारे पास डिफरेंट वैल्यूज आ जाएंगी और उन डिफरेंट वैल्यू के हिसाब से एक सीरीज आएगी। यहाँ मैंने डायरेक्टली लिखा है, अगर हाफ वेव रेक्टिफायर की बात करें तो देखिए पहली सीरीज आएगी IM/पाई। निश्चित ये वही डीसी करंट है जो पहले हमने बात करी। इसके बाद IM/2 साइन ओमेगा टी आ रहा है, देन 2IM/3 पाई cos 2 ओमेगा टी, इसी तरह cos 4 ओमेगा टी एंड सो ऑन। अब देखिए यहाँ पर डीसी कंपोनेंट है, साइन का कंपोनेंट एक ही है, बाकी सारे कॉस के टर्म्स है। यानी यहाँ पे फ्रीक्वेंसी ओमेगा है, 2 ओमेगा 4 ओमेगा, इस तरह से आगे और भी टर्म्स होंगी। इसका मतलब ये है कि हाफ वेव रेक्टिफायर का जो आउटपुट आ रहा है, प्योरली हाफ वेव रेक्टिफायर का जो आउटपुट है, उसके अंदर नंबर ऑफ फ्रिक्वेंसीज है। हमारे इनपुट पे तो एक ही फ्रिक्वेंसी थी जहां हमने केवल साइन ओमेगा टी से लिया था, बट आउटपुट के अंदर नंबर ऑफ फ्रिक्वेंसी है। ओरिजिनल फ्रिक्वेंसी ओमेगा भी है, 2 ओमेगा भी है, 4 ओमेगा भी है एंड हायर ऑर्डर भी है। मीन्स जो आउटपुट है वो कॉम्प्लेक्स है। जो डीसी कंपोनेंट हमने कैलकुलेट किया वो अपनी जगह एसी कंपोनेंट कॉम्प्लेक्स है। बट जैसे जैसे हम आप देखते हैं कि जो हायर फ्रिक्वेंसी है उनके एम्पलीट्यूड फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी से डिक्रीज हो गया। IM/2 से ये कम हो गया, ये और कम हो गया। यानी कहीं ना कहीं एम्पलीट्यूड फ्रिक्वेंसी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। जितनी फ्रिक्वेंसी बढ़ेगी एम्पलीट्यूड डिक्रीज होगा। हायर टर्म्स को हम नेगलेक्ट भी कर सकते हैं। ये एनालिसिस हमारे आगे रिपल फैक्टर कैलकुलेट करेंगे जब फिल्टर्स के साथ, वहाँ काम आएगा। तो बेसिकली जो हाफ वेव रेक्टिफायर है उसके अंदर हम ये कहेंगे कि एसी और डीसी, तो यहाँ सबसे बड़ी बात है कि डीसी कंपोनेंट तो है बट एसी की नंबर ऑफ फ्रिक्वेंसीज है। फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी तो है, उसके बाद मीन्स ओमेगा टी तो है, 2 ओमेगा टी, 4 ओमेगा टी, 6 ओमेगा टी, नंबर ऑफ फ्रिक्वेंसीज है, ये कॉम्प्लेक्स है। इसी तरह से अगर मैं फुल वेव रेक्टिफायर की बात करूं तो फुल वेव रेक्टिफायर को जब इस एनालिसिस से सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आउटपुट आता है 2IM/पाई, वो डीसी कंपोनेंट जो हमने कैलकुलेट किया। बट अब देखिए नेक्स्ट टर्म आ गई cos 2 ओमेगा टी, देन 4 ओमेगा टी। यहाँ पे फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी मिस है, केवल इवन फ्रिक्वेंसीज एग्जिस्ट कर रही है। क्योंकि अब देखिए फुल वेव रेक्टिफायर के अंदर एक साइकिल में 2 साइकिल आ चुके हैं तो फ्रिक्वेंसी तो डबल होनी है। यानी जो आउटपुट आ रहा है वो फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी से मिनिमम भी बात करें तो ट्वाइस का आ रहा है, देन 4 टाइम्स एंड सो ऑन। तो यहाँ सबसे बड़ी बात है कि फुल वेव रेक्टिफायर की अगर बात करें तो फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी मिस है यहाँ पर, और इवन फ्रिक्वेंसी 2, 4, 6 इस तरह से एग्जिस्ट कर रही है। तो ये फुल वेव रेक्टिफायर है। ये एनालिसिस मैंने डायरेक्ट लिया है। आगे जो हम रिपल फैक्टर्स की बात करेंगे विद फिल्टर्स, क्योंकि हमारे लिए फिल्टर सर्किट इंपॉर्टेंट है। एनी हाउ किसी भी रेक्टिफायर का जो आउटपुट है वो डायरेक्ट यूज करने लायक नहीं है, वो डिवाइस को खराब कर सकता है। तो वहाँ हम इस एनालिसिस को सीधा काम में लेंगे। तो फोरियर एनालिसिस का अगर जस्ट बात करें तो हाफ वेव रेक्टिफायर के अंदर आउटपुट में ये रिप्रेजेंट करता है डीसी कंपोनेंट है, एसी की फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी है, प्लस मल्टीपल फ्रिक्वेंसीज है, बट हायर फ्रिक्वेंसीज के मैग्नीट्यूड डिक्रीज हो रहे हैं। इन द सिमिलर वे फुल वेव रेक्टिफायर की बात करें तो वहाँ डीसी कंपोनेंट है बट साइमल्टेनियसली एसी कंपोनेंट की फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी मिस है। वहाँ पर 2 ओमेगा, 4 ओमेगा, 6 ओमेगा है। अगेन यहाँ जितनी हायर फ्रिक्वेंसीज है उनके मैग्नीट्यूड डिक्रीज होते हैं।
तो इस तरह से ये फोरियर एनालिसिस हम काम में लेते हैं। अभी तक के लेक्चर्स के अंदर मैंने बेसिक रेक्टिफायर सर्किट्स क्या हैं और बेसिक एनालिसिस कंप्लीट किया है, हाफ वेव, फुल वेव, सेंट्रल टेप एंड ब्रिज रेक्टिफायर। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये कहीं ना कहीं तीनों सेक्शन में क्वेश्चन दे सकते हैं। कहीं सीधे रिपल फैक्टर पूछ लेते हैं, कहीं हो सकता है जो हमारा लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है उसके अंदर कंस्ट्रक्शन वर्किंग प्लस रिपल फैक्टर या कंस्ट्रक्शन वर्किंग एंड वोल्टेज रेगुलेशन की बात कर लें। तो इन जनरल इतना टॉपिक जो हमने किया है वो अपने आप में हमें क्वेश्चन देने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर मान लीजिए लॉन्ग आंसर नहीं आएगा तो वेरी शॉर्ट और शॉर्ट आंसर में मिला के रफली अगर बात करें तो मिनिमम से मिनिमम 4.5 मार्क्स का वेटेज तो इस पार्ट का रहता ही है। नाउ अब हम नेक्स्ट टॉपिक में फिल्टर सर्किट्स की बात करेंगे। थैंक यू।